नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तेबर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जो प्रश्न पत्र है 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 था जो वीडियो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें से आप देख लीजिए। और अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझिए और मैं स्क्रीन पे इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, पहले समझिए कि इसमें कह रहा है कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं और स्थल में रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो जो जलीय जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन स्थल में जो रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जबकि जो जलीय जीव होता है, जल में ऑक्सीजन वायुमंडल की तुलना में बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि जलीय जीव श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होता है। स्थलीय जीवों को पूरे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होता है वो वायुमंडल की तुलना में कम होते हैं, जिसके कारण जलीय जीव की जो श्वसन दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है स्थलीय जीव की तुलना में। ठीक है, क्योंकि स्थलीय जीव जो रहते हैं वो तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में ले लेते हैं वायुमंडल से, लेकिन जो जलीय जीव होता है उनको ऑक्सीजन जल से घुली हुई ऑक्सीजन लेके ही श्वसन क्रिया को करना पड़ता है, इसलिए उनकी जो श्वास दर होती है ना वो ज़्यादा होती है स्थलीय जीव की तुलना में। तो मैं वीडियो की स्क्रीन में इसका आंसर दे दूंगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहे हैं कि एक चालक से 25 कूलम का आवेश 10 सेकंड में प्रवाहित होता है, चालक से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कूलम, यानी कि Q जो कूलम होता है वो आवेश का मात्रक होता है, यानी आवेश Q बराबर 25 कूलम होता है। ठीक है, दिया है। और 10 सेकंड के लिए T बराबर 10 सेकंड। ठीक, और इसमें कह रहा है कि इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। धारा को हम I से दिखाते हैं, ये ज्ञात करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है Q बराबर IT। इस फॉर्मूले का प्रयोग से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, Q बराबर है 25, I हमें ज्ञात करना है, T दे रखा है 10, गुणा है दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो 25/10 बराबर I, इसको जो भाग देंगे 2.5। अब देखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसको कैसे करेंगे। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक है 2 ओम, 3 ओम और एक 6 ओम। इसको हमें किस प्रकार संयोजित करना है कि ये पूरा संयोजन 4 ओम का बन जाए, तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए, यहाँ पे ये दोनों 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम श्रेणी क्रम में तो जोड़ नहीं सकते, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अगर हम इस प्रकार से, देखिए जो 2 ओम है इसको हम ऐसे रखेंगे, और उसके बाद ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रतिरोध है, इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिंदु B है और ये A है। तो अगर हम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, देखो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल्स टू, अगर R1 है और ये R2 है तो इसका फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल्स टू 1/3, R1 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 6 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3/6।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/r इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r इक्वल्स टू 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ जाएगा इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। अब उसके साथ ये दो जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे ये वाला जो 2 ओम है और ये जो अभी आया है, ठीक है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो देखिए यहाँ पे टोटल आ जाएगा जो R है, यहाँ पे R1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि R डबल हो जाएगा 2 + 2, क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 + R2 होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा R1 इक्वल्स टू 4 ओम हो जाएगा, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हमारा ये 4 ओम हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हमें सॉल्व करके भी यहाँ पे दिखाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि +2.5 डायोप्टर व -1.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की क्षमता क्या होगी? देखिए 2 लेंस है, ये प्लस में है, यानी कि ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इसका अगर हम समझना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे 2 लेंस है, एक लेंस ये है और ये है, ये अवतल लेंस है, ये उत्तल है। इसकी जो क्षमता है वो +2.5 डायोप्टर है और इसकी जो क्षमता है -1.5 डायोप्टर है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसको P1 है ये और ये P2 है। तो इसमें इन दोनों को प्लस करके, यानी इन दोनों लेंस को जोड़ करके इसकी जो क्षमता आएगी वो क्या आएगी? तो यहाँ पे देखिए दिया है P1 इक्वल्स टू +2.5 D और P2 इक्वल्स टू -1.5 D। अब इसमें संयोजन की कुल क्षमता ज्ञात करनी है, तो इसमें लिखना है संयोजन की कुल क्षमता P बराबर P1 + P2। तो P बराबर P1 हमारे पास है प्लस का 2.5 प्लस P2 हमारे पास है -1.5। इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो +2.5 है ये, इसको ऐसे लिखेंगे -+-1.5। अब इसको हमें माइनस कर देना है, तो माइनस करने पर हमारे पास 1.0 यानी प्लस का आएगा। ठीक है, ये प्लस लगा देंगे, यानी इस लेंस की जो कुल संयोजन की क्षमता होगी वो +1 डायोप्टर होगी, या 1.0 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है। देखिए उत्पादक क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, और मैं इसका जो आंसर है वीडियो के स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जो उत्पादक होते हैं ये हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है और क्लोरोफिल चाहिए होता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरी होती है। ठीक है, इन सब चीजों से क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, और इन्हीं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, और बाष्प उत्सर्जन के रूप में जल बाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये स्क्रीन में मैंने दे दिया है। इसका जो फॉर्मूला भी होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो फॉर्मूला है ये भी स्क्रीन में मैंने दे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा कह रहे उपभोक्ता
क्या होता है। तो उपभोक्ता में क्या होता है, देखिए जो जंतु होते हैं पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित रहते हैं। जब पौधे द्वारा बनाए गए का मतलब होता है कि मतलब दूसरों पर डिपेंड रहना, ठीक है। तो इसी को ही उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड रहता है या दूसरे पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये सब उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। इसका आंसर भी मैं वीडियो की स्क्रीन में दे दूंगा, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है कि निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाई है। सबसे पहले है एथेनोइक अम्ल यानी एथेनोइक एसिड। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। तो एथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है या अणुसूत्र होता है वो CH3COOH होता है। तो देखिए इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं 2 और 4, ठीक है। इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, इसके बाहर 1 ही रहेंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और 6, ऑक्सीजन के बाहर 6 रहेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट दिया होगा उसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो CH3COOH है ये एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, ये अणुसूत्र होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में देखिए हमारे पास अणुसूत्र दिया नहीं रहता है, पेपर में डायरेक्ट नाम दिया रहता है और हमें उसको अणुसूत्र याद होना चाहिए, फिर जाके हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ना इसका रफ थोड़ा आकृति इस प्रकार से बनेगा। जैसे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन पहले लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसे करने से ना बनाने में आसानी होती है बहुत। और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन एक तो इधर चला जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड क्यों है ये भी बताऊंगा, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, बस आपको समझाने के लिए है। तो अभी ये मत सोचिए कि ये कैसे बन गया है, ये बनाना बताऊंगा कि ये कैसे डबल बॉन्ड लगा है, ये सब बताऊंगा। हमारा जो आंसर होगा ना अब शुरू होगा यहाँ से। तो ये सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि हम कहाँ क्या हाइड्रोजन रखना है, इसलिए मैंने ये बनाया है। ये भी रफ है, ये अभी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर अब शुरू होगा। सबसे पहले कार्बन, ठीक है। कार्बन के बाहर कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे डॉट डॉट से रख दिया है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कितने 3 है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर हम श्रृंखला बनाते जाएंगे। हाइड्रोजन के बाहर कितने हैं, 1 है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखा दिया, ठीक है। पहले बना लेते हैं ये। उसके बाद फिर कार्बन है, तो उसके बाद फिर मैंने कार्बन लिखा। अब देखिए कार्बन के साथ जो 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन ना इसके ऊपर लगा दीजिए और एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखिए कार्बन के जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, हमें पता है। तो कार्बन के बाहर 4 होते हैं तो हम क्या करेंगे कि इधर 1 लगाएंगे, इधर 1 लगाएंगे और यहाँ कुछ है ही नहीं तो इधर तो हम लगाएंगे नहीं। और 2 बच रहे ना, 2 लगा दिया और 2 बचते तो 2 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए ऑक्सीजन के बाहर कितने 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन के बाहर हम प्लस से दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हमने प्लस से दिखा दिया है। अब यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन के इधर 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। इसके बाहर 6 है लेकिन हमने 2 रख दिया और हमारे पास कितने 4 बचेंगे, तो 1 2 3 4, देखिए 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन के बाहर 1 रहता है क्रॉस से। अब हाइड्रोजन के जो पहली कक्षा पूरी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन से लेके हाइड्रोजन अपना पूरा कर लेगा। ये भी हाइड्रोजन अपना पूरा कर लेगा एक कार्बन से लेके। ये वाला हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा इससे। अभी जो कार्बन होता है, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है और ये किसी दूसरे से और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। अष्टक रूल होता है ना, 2 8 8 वाला ये जो रूल होता है, इसके आगे भी होते हैं। तो ये पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो हाइड्रोजन के बाहर 1 था, उसको अपना पहली कक्षा पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 तो ले बना दिया है कार्बन से लेके। अब कार्बन की बात करते हैं, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए 2 और 4, इसको और 4 चाहिए तो ये 8 कर लेगा। तो ये 4 किससे लेगा, देखिए 4 अपने पास है, 5 6 7 8, यानी ये इस प्रकार से इसको ले लेगा। ये कार्बन हाइड्रोजन का पूरा यहाँ से हो चुका है।
अब इस कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 अपने पास है कार्बन के पास, एक इससे लेगा 5 हो जाएगा, एक इससे लेगा 6 हो जाएगा और 2 इससे ले लेगा तो 8 हो जाएगा। इस वाले कार्बन का अपना स्टेप पूरा हो गया है। अब ये ऑक्सीजन है, इसके बाहर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 6 है, इसको 2 चाहिए तो ये 2 क्या करेगा, कार्बन से ले लेगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है इसको 2 पूरा करना है तो ये ऑक्सीजन से ले लेगा, इस प्रकार से हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन बचा है इसके में देखिए 6 है, 7 8, तो ये एक कार्बन से ले लेगा और एक हाइड्रोजन से ले लेगा। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, फिर मैं ये बॉन्ड लगाना बता दूंगा कैसे बॉन्ड लगाया जाता है। देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फिर इस कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है इसलिए एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है इसलिए एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है डबल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड। ठीक है, देखिए ये पूरा बन गया ना, देखिए ये वाला और ये वाला सेम बन गया है। तो बस हमें इस प्रकार से इसको बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर खा है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, क्वेश्चन में सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा होगा, अणुसूत्र लिखा नहीं रहता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है तो ये हो जाएगा हमारा 1। सल्फर का 16 होता है तो 2 8 और 6, सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सल्फर कम संख्या में है तो यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन ज़्यादा है तो दोनों तरफ ये जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन के बाहर 1 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के बाहर 6 है तो एक मैं हाइड्रोजन के सामने रखता हूँ, इधर हाइड्रोजन के सामने, और बचे 4, 2 ऊपर रखता हूँ 2 नीचे। तो देखिए हाइड्रोजन अपना 2 पूरा करने के लिए सल्फर से ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना 2 पूरा करने के लिए सल्फर से ले लेगा। हाइड्रोजन हमेशा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को भरता है। ठीक है, तो इसलिए 2 ही ले रहे हैं, 8 तक पूरा नहीं करता है हाइड्रोजन यहाँ पे। और यहाँ पे सल्फर के पास 6 है तो सल्फर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, तो 6 अपने पास तो है ही है, 7 और 1 8, तो ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अष्टक क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने 2 8 8 वाला एक रूल बताया था ना, तो यहाँ पे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये होता 2 8 और 2 होता तो इसको 8 होने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई 6 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, तो क्या करेगा, ये अपना अष्टक करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, दे देगा तो यहाँ पे 2 + 2 पॉजिटिव आ जाता है। जैसे मैग्नीशियम में आपने देखा होगा Mg डबल पॉजिटिव होता है, तो क्या करता है कि वो तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए डबल पॉजिटिव आता है, और जो जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके पावर में उतना नेगेटिव चार्ज जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सल्फर है, सल्फर ने हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है तो इस प्रकार आ जाएगा, और ये जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया, तो इस प्रकार से ये ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगा। अगला है एथिल अल्कोहल का हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखिए एथिल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है C2H5OH या CH3CH2OH, बात एक ही है। देखिए 2 कार्बन है तो 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें 5 है, देखिए 3 और 2 5, और OH है OH है। ठीक है, बात एक ही है, इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कार्बन के बाहर, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, यानी 2 और 4। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 लिख दिया। ऑक्सीजन का 8 होता है तो यहाँ पे 2 और 6 लिख दिया। अब इससे हमें ये पता चलता है ना, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं ये पता चल जाता है, बस और कुछ नहीं है। अब ये अणुसूत्र पे जाते हैं, इसमें CH3, देखिए कार्बन कितने 1 2, तो मैं कार्बन लाइन से पहले लिख देता हूँ, 1 2 कार्बन हो गया, और OH यहाँ पे O और H ऐसे लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर और एक इधर, 3 हाइड्रोजन हो गए इस कार्बन के लिए, और इस कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है, 2 ऊपर नीचे लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है,
एक रख दिया, इसके बाहर एक, इसके बाहर एक, इसके बाहर एक, इसके बाहर एक, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है सब में एक लगा दिया। उसके बाद हम कार्बन को देखते हैं, जहाँ कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ऑक्सीजन के बाद 6 है, इसको प्लस से 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है 6 है ना, ऑक्सीजन के बाद 6 है इसलिए 6 लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन अपना 2 पूरा कर लेगा, कैसे, ऐसे 2 पूरा कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना 2 ऐसे पूरा कर लेगा, ये वाला अपना 2 ऐसे, इस प्रकार से ये अपना 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। ये भी बचा है, इसको भी दे देते हैं, ये हो गया। कार्बन अपना स्टक पूरा करना चाहिए, 4 इसके पास है, 5 6 7 और एक इससे लेगा 8, तो यहाँ से पूरा ये इस प्रकार से बन जाएगा। इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए और 4 चाहिए, 1 2 3 4, ये तो है ही है, ठीक है। तो 5 6 7 8, तो ये अपने जो पड़ोस के परमाणु है उससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब देखो ऑक्सीजन को 8 होने के लिए और 2 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन से लेगा, कार्बन से लेगा, तो ये इस प्रकार से ले लेगा। ये बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसको पहले लिख लेते हैं, देखिए कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है सब में, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किया जाता है, बहुत ही ईजी है ये। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हाइड्रेट कॉपर सल्फेट क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, तो CuSO4.5H2O, ये होता है हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर खा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का जो रासायनिक समीकरण होता है वो ऐसा होता है, देखिए जो जिप्सम होते हैं ना, CaSO4.2H2O, ये हमारा जिप्सम होता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और उसमें पानी निकलता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और उसमें जल के अणु निकल जाते हैं, तो इसका ये रासायनिक समीकरण है।